बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बेसकोड लर्निंग। आपका अपना इंग्लिश सीखने का चैनल है। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होनी है, इसे मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है। जैसा कि हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने फाइनाइट वर्ब को डिस्कस कर लिया था, नॉन फाइनाइट को डिस्कस कर लिया था, नॉन फाइनाइट की हमने एग्जांपल्स भी कर ली थी, और नॉन फाइनाइट जो 3 तरह के वर्ब्स होते हैं हमने उन्हें भी टच ज़रूर किया था। बेशक मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन इंट्रोडक्शन मैंने आपको ज़रूर दिया था। तो आज जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिस सबसे पहला जेरंड है, हम उसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। बहुत ईज़ी है अगर आप इसे पूरे ध्यान से सुनेंगे। जेरंड क्या होता है? Gerund is a verb form that ends in ing and function as a noun in a sentence. अच्छा, आपने अब इससे परेशान नहीं होना है कि जेरंड आईएनजी है, आईएनजी पे एंड होता है, तो ये वर्ब ही, लेकिन इसका एक जो फंक्शन है ये नाउन की तरह है। वर्ब है लेकिन काम करेगा नाउन की तरह, यानी कि एक तरह से आप ये कह लें कि ये नकली वाला नाउन है, नकली वाला वर्ब है। ये काम नाउन की तरह करता है और है ये एक वर्ब। अच्छा, इसमें जो जेरंड है, इट हैज़ नो डायरेक्ट लिंक विद द टेंस एंड इट डज़ नॉट एक्सप्रेस एनी टेंस। ये टेंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, ना ही इसका कोई डायरेक्ट लिंक होता है टेंस के साथ। इसका टेंस से कोई भी लिंक नहीं है। देखिए, अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जेरंड एक नाउन है, और हमारे पास नाउन एक बुक भी हो सकती है, एक टेबल भी हो सकता है, एक चेयर भी हो सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो बुक है, जो टेबल है या चेयर है या जो कोई भी और नाउन है, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, वो पास्ट में नहीं आ सकता, वो फ्यूचर में नहीं आ सकता? नाउन तो किसी भी टेंस में आ सकता है। इसलिए इसका किसी भी टेंस को ये एक्सप्रेस खुद नहीं करता, और ना ही इसका कोई डायरेक्ट लिंक होता है किसी भी वर्ब के साथ। इसमें ये होता है कि टेंस का जो सेंस होता है वो हमें सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से समझ आता है। हम वहाँ से लेते हैं कि टेंस का टेंस कौन-सा वाला यूज़ हुआ है वहाँ पे। दूसरे अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इन अदर वर्ड्स इवन थो इट लुक्स लाइक अ वर्ब बट इट बिहेव्स लाइक अ नाउन। वही वाली एक्सप्लेनेशन जो ऊपर दी है, आईएनजी में एंड होता है ये एक वर्ब, लेकिन काम ये करता है, फंक्शन करता है एक नाउन की तरह। इसके जो की पॉइंट्स हैं, अब वो देखें और उन्हें समझने की कोशिश करें कि इट ऑलवेज एंड्स विद आईएनजी। ये हमेशा हमेशा आईएनजी के साथ एंड होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये आईएनजी के साथ एंड होगा, तो यहाँ पे जो एक कंफ्यूजन आती है वो ये आती है कि अक्सर स्टूडेंट्स इसे वर्ब ही कंसिडर कर देते हैं, है तो ये वर्ब, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये कौन सा वाला वर्ब है। वो जेरेंड को और दूसरे वर्ब आईएनजी वाले वर्ब को इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मिक्स नहीं करना है, आगे डिटेल में आप देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि जेरेंड जो है वो आईएनजी के साथ एंड होगा, लेकिन वो एक नाउन है, फंक्शन करेगा नाउन की तरह। और नीचे वाले में ना इसकी हमने कुछ पोजीशंस दी हुई हैं कि ये सेंटेंस में कहाँ-कहाँ पे किस-किस पोजीशन में आ सकता है। जैसे ये एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सब्जेक्ट भी आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी कि वर्ब के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आता है। और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की तरह भी आ सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ये सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये हमेशा जितने भी बी वर्ब्स हैं, जैसे कि हमारे इज़, आर, वाज़, वर, ये सारे वर्ब्स के बाद इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि शी इज़ अ टीचर। तो आर टीचर यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट होगा आपका। इसी तरह मैं आपको कहती हूँ द केक लुक्स डिलीशियस। अब यहाँ पे डिलीशियस कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये केक की लुक को कंप्लीट कर रहा है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल मैंने कहा, जैसे एक एग्जांपल दी कि शी इज़ अ टीचर। तो आर टीचर कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि वो मुझे बता रहा है कि शी इज़ क्या है वो? उस सब्जेक्ट को हमारे कंप्लीट कर रहा है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कंप्लीट करता है या आपके ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि सेंटेंस के मतलब को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कह दूँ कि हिज़ फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, तो यहाँ पे अब इज़ पेंटिंग जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। पेंटिंग क्यों आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? कि उसकी फेवरेट हॉबी को कंप्लीट कर रहा है कि उसकी फेवरेट हॉबी कौन-सी है। तो अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर इनकम्प्लीट है तो इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। अगर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट होता है तो कॉम्प्लीमेंट उसे एक कंप्लीट मीनिंग देता है।
यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जेरेंड की पोज़ीशन इन अ सेंटेंस क्या है, वो सब्जेक्ट भी होगा, यानी कि वो स्टार्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट होने के लिए ज़ाहिर है जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो नाउन होता है मोस्टली ये आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे ही आ रहा होता है। तो जेरेंड भी नाउन है तो ये मोस्टली या तो सब्जेक्ट में आ जाता है या फिर ऑब्जेक्ट में आ जाता है। और फिर एक और पोज़ीशन इसकी कौन-सी है कि कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के मतलब को पूरा करता है। Now look at the examples. Example number 1, swimming is good for health. अब यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आईएनजी पे एंड होगा, एक्ट करेगा नाउन पे, नाउन के तौर पे काम करेगा, फंक्शन करेगा नाउन के तौर पे और जेरेंड है ये। जेरेंड किसी एक्शन को शो नहीं करेगा। लाइक इन दिस एग्जांपल, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि आई एम स्विमिंग, ही इज स्विमिंग, यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं कही है। बल्कि और यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा तो यहाँ पे स्विमिंग किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा। Here swimming is not showing any action, but here swimming is just showing the name of an activity and that is swimming. यहाँ पे स्विमिंग एक एक्टिविटी को शो कर रहा है, किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा, ये नहीं बता रहा कि कोई यहाँ पे स्विमिंग कर रहा है या इस वक्त स्विमिंग हो रही है, बल्कि स्विमिंग एक एक्टिविटी है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि जेरेंड फंक्शन करता है नाउन पे और किसी एक्टिविटी को शो करता है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वो एक्टिविटी को कैसे शो करता है। इसी तरह आगे अगला जो एग्ज़ाम्पल है, अगला सेंटेंस आप देखें, आई एन्जॉय रीडिंग। मैं रीडिंग पसंद करता हूँ या मुझे रीडिंग मज़ा देती है, मुझे रीडिंग अच्छी लगती है। अब यहाँ पे रीडिंग क्या है? रीडिंग किसी एक्टिविटी का नाम है। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि आई एम रीडिंग। यहाँ पे रीडिंग किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा है, बल्कि रीडिंग किसी एक्टिविटी को शो कर रहा है। एक्टिविटी का बता रहा है कि रीडिंग जो है वो एक एक्टिविटी है और मुझे वो अच्छी लगती है, मुझे उससे मज़ा आता है। इसी तरह लास्ट एग्ज़ाम्पल आप देखें, टीचिंग रिक्वायर्स पेशेंस। टीचिंग क्या है? पढ़ाने का अमल, तदरीस जिसे हम बोलते हैं। रिक्वायर्स मीन्स डिमांड्स और पेशेंस आपका सब्र। पढ़ाने का अमल बड़ा सब्र आज़मा होता है, बहुत सब्र चाहिए होता है उसके लिए। अब यहाँ पे टीचिंग अगेन एंड हुआ है आईएनजी पे, बट यहाँ पे जब वो आईएनजी पे एंड हुआ है, तो वो क्या शो कर रहा है? वो फंक्शन कर रहा है। एंड तो वो आईएनजी पे हुआ है, लेकिन वो फंक्शन कर रहा है एक नाउन के तौर पे। और नाउन होने के लिए या तो वो सब्जेक्ट होता है या वो ऑब्जेक्ट होता है जब वो नाउन होता है। तो यहाँ पे देखिए वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है आपके पास। अब यहाँ पे टीचिंग रिक्वायर्स पेशेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग यू, तो वहाँ पे आई एम टीचिंग यू जो है वो आपका कभी भी जेरेंड नहीं होगा, बल्कि वो जेरेंड नहीं हो सकता है, वो वर्ब होगा। यहाँ पे अब देखिए वर्ब आईएनजी वाला और जेरेंड, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप यहाँ पे समझें कि जेरेंड आपका हमेशा नाउन के तौर पे काम करेगा, नाउन की तरह फंक्शन करेगा। अब यहाँ पे क्या है? टीचिंग रिक्वायर्स पेशेंस। वहाँ पे ये तो नहीं कहा जा रहा कि कोई किसी को इस टाइम पे टीच कर रहा है, कोई अभी एक्शन हो रहा है, बल्कि एक्शन को शो नहीं करता जेरेंड, जेरेंड किसी एक्टिविटी को शो करता है। और टीचिंग क्या है? किसी प्रोफेशन का नेम है, या और प्रोफेशन का नेम है तो क्या है? वो नाउन है। तो यहाँ पे देखिए टीचिंग रिक्वायर्स पेशेंस, टीचिंग यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, आईएनजी पे एंड हुआ है, तो मतलब वो जेरेंड है। एज अ सब्जेक्ट हमने पहले डिस्कस किया कि जेरेंड की क्या-क्या पोजीशन हो सकती है सेंटेंस में। तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एज़ अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब है कि डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट कहाँ पे आता है? एक्टिव वॉइस में वो स्टार्ट पे आता है। यहाँ पे देखिए अब जो इस एग्ज़ाम्पल में दिखाया जा रहा है, रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज। रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज का क्या मतलब है कि रीडिंग का जो एक्टिविटी है वो आपके नॉलेज को एनहांस करती है, इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है। यहाँ पे आईएनजी पे एंड हुआ है, यही चीज़ मैं इसके लेक्चर के स्टार्ट से बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जेरेंड आईएनजी पे एंड करता है, इट फंक्शंस एज़ अ नाउन एंड शोज़ एन एक्टिविटी। तो यहाँ पे रीडिंग की जो एक्टिविटी है वो नॉलेज को इम्प्रूव करती है। इसी तरह देखें, स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग जो है ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे स्विमिंग की एक्टिविटी बताई जा रही है कि जो स्विमिंग की एक्टिविटी है ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। अगेन आईएनजी पे एंड हुआ है, फंक्शंस एज अ नाउन एंड शोज एन एक्टिविटी।
इसी तरह ईटिंग इज हेल्दी, टीचिंग आप कर सकते हैं, टीचिंग रिक्वायर्स पेशेंस। तो यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बता रही है, जो सारी एग्जांपल्स हैं आपको ये सब्जेक्ट पे शो करी है कि जेरेंट एज अ सब्जेक्ट शो करता है, एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है, जेरेंट एज अ सब्जेक्ट आता है, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट पे जेरेंट आएगा। एज एन ऑब्जेक्ट, अब एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब होता है और फिर सब्जेक्ट होता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये मोस्टली एक्टिव वॉइस पे चल रही होती है। तो यहाँ पे देखें जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका क्या मतलब है कि वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, आफ्टर वर्ब इसलिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लें, आई एंजॉय रीडिंग। रीडिंग क्या मतलब, मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, एंजॉय मतलब मुझे एंजॉयमेंट होती है रीडिंग करने से। अब यहाँ पे रीडिंग एंड हो रहा है आईएनजी पे, functions as a noun and shows the name of an activity, किसी एक्टिविटी के नेम को शो कर रहा है। यहाँ पे रीडिंग किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा। यहाँ पे जो अगर आप एक्शन देख लेना तो एंजॉय एक्शन को बता रहा है कि एक्शन हो रहा है, लेकिन रीडिंग क्या है, रीडिंग एज अ जेरेंड काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है। शी लाइक्स कुकिंग, ठीक है, शी लाइक्स कुकिंग का क्या मतलब है कि उसे कुकिंग करना पसंद है। कुकिंग अगेन आईएनजी पे एंड हो रहा है, फंक्शंस एज अ नाउन एंड इट शोज एन एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी उसे पसंद है, उसे कुकिंग की एक्टिविटी पसंद है। अब यहाँ पे देखें, हमने पहले जब प्रीवियस लेक्चर हमारा था जिसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था, वहां पे ये चीज बताई थी कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ना तो इनका टेंस से कोई लेना देना होता है, ना ही इनका अपने सब्जेक्ट से कोई लेना देना होता है। ना इन्हें टेंस कुछ भी हो जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ना कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए, प्लूरल हो जाए, तब भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देख लेना आप, आई एंजॉय रीडिंग, अगर यहाँ पे ही होता तो अगर हम सब्जेक्ट को ही कर देते तो ही एंजॉयज रीडिंग, अगर हम शी करते तो शी एंजॉयज रीडिंग हो जाता, अगर हम यहाँ पे दे कर देते तो दे एंजॉय रीडिंग हो जाता, और अगर हम इसे पास्ट में ले जाते तो आई एंजॉयड रीडिंग, और अगर हम दे के साथ करते तो दे एंजॉयड रीडिंग, यानी कि एंजॉय की पास्ट फॉर्म लग जाती। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है ना वो एंजॉय है, लेकिन रीडिंग यहाँ पे आपका क्या है, आपका जेरेंड है। इसी तरह कुकिंग है, तो शी लाइक्स कुकिंग में जो लाइक्स है वो आपका वर्ब है, लेकिन कुकिंग क्या है, कुकिंग जेरेंड है, किसी एक्टिविटी का नाम बताया जा रहा है और एक्टिविटी शो हो रही है यहाँ पे, और आईएनजी पे एंड हो रहा है कुकिंग, और ये फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी ये चीजें बहुत अच्छी तरह। इसी तरह देखिए कुछ कॉमन वर्ब्स दिए मैं नीचे, एंजॉय है, लाइक है, हेट है, अवॉइड है, फिनिश है। ठीक, हेट का मतलब नफरत करना, अवॉइड मतलब किसी चीज को प्रिवेंट करना, बचने की कोशिश करना, और फिनिश, फिनिश का मतलब किसी काम को खत्म करना। इसी तरह जेरेंट की अगली जो पोजीशन है वो किसी भी प्रपोजिशन के बाद है। अगर आप इन पोजीशंस को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपकी कोई मिस्टेक होगी जेरेंट में, या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जेरेंट कहीं आपके सामने आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो आप अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कहाँ पे जेरेंड है और कहाँ पे वो वर्ब है, कहाँ पे वो नाउन की तरह काम कर रहा है। बहुत आसानी से आपको सब समझ आ जाएगा अगर आप ये पोजीशन समझ गए। अब देखिए नंबर थर्ड पे जो पोजीशन जेरेंड की बताई हुई है वो है आफ्टर अ प्रपोजिशन, यानी कि प्रपोजिशन के बाद। अब प्रपोजिशन क्या होती है, प्रपोजिशन का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, दो नाउन्स के दरमियान ये रिलेशनशिप को बताती है। जैसे अगर हम कह देते हैं कि कोई भी हम नाम ले लेते हैं, जैसे बिलाल इज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो बिलाल कहाँ पे है, चेयर पे बैठा हुआ है, तो बिलाल और चेयर ये दोनों नाउन्स हैं। और क्या पता चल रहा है हमें कहाँ पे है बिलाल और चेयर का आपस में क्या लिंक है, तो ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो प्रपोजिशन ऑन है। इसी तरह द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। इस तरह की बहुत सारी प्रपोजिशन हैं जो दो नाउन्स के दरमियान किसी भी लिंक को बताती हैं। और प्रपोजिशन के बाद जहाँ पे आईएनजी आ जाएगा तो वहां पे आपने समझना क्या है कि वो आपका जेरेंड है। अब यहाँ पे देख लें, जैसे एक एग्जांपल है, शी इज गुड एट ड्राइंग, वो ड्राइंग पे अच्छी है। यहाँ पे ड्राइंग अगेन एक एक्टिविटी का नाम है, फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह, एंड हो रहा है आईएनजी पे। इसी तरह हम कहते हैं आफ्टर फिनिशिंग वर्क ही रेस्टेड, यानी कि काम करने के बाद उसने रेस्ट किया। यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया कि काम प्रपोजिशन क्या था, आफ्टर। इसी तरह मैं कहती हूँ आई ब्रश माई टीथ आफ्टर ईटिंग फूड, यानी कि खाना खाने के बाद मैंने अपने टीथ को ब्रश किया, मैं ब्रश करती हूँ।
तो अब देखें यहाँ पे हमने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद आएगा और प्रेपोजिशन हमारी क्या है? आफ्टर। ठीक है? इसी तरह एक और एग्जांपल आप हम कर लेते हैं, शी स्ट्रेचेस बिफोर रनिंग। आप इन एग्जांपल्स को लिख लो अपने पास ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। शी स्ट्रेचेस बिफोर रनिंग, रनिंग करने से पहले वो स्ट्रेच करती है। तो अब बिफोर क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है। इसी तरह मैं कह देती हूँ, शी वॉश्ड हर हैंड्स आफ्टर कुकिंग। खाना पकाने के बाद, कुकिंग करने के बाद वो अपने हैंड्स को वॉश करती है। यहाँ पे अब आफ्टर आपका प्रेपोजिशन है और कुकिंग आपका अगेन जेरेंड। हर एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख के समझाना इजी नहीं होता है, इसीलिए आपको मैं ये एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ, आप इन एग्जाम्पल्स को अपने पास नोट डाउन करते रहो। अब देखिए, दे टेक रेस्ट आफ्टर स्टडिंग, कि स्टडी करने के बाद वो रेस्ट करते हैं। दे टेक रेस्ट आफ्टर स्टडिंग, स्टडी करने के बाद वो रेस्ट करते हैं। आफ्टर आपका यहाँ पे प्रपोजिशन है। इसी तरह अगर हम कहें, वी गो फॉर अ वॉक आफ्टर फिनिशिंग होमवर्क, हम होमवर्क फिनिश करने के बाद वॉक पे जाते हैं। तो आफ्टर आपका क्या है? प्रपोजिशन है और फिनिशिंग क्या है? जेरेंड है, आईएनजी पे एंड हो रहा है। और इसकी पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी प्रपोजिशन के बाद जब आईएनजी फॉर्म आएगी तो वहां पे आपने समझ जाना है कि वो आपका जेरेंड है। नाउ लुक, आफ्टर बी ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बी के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह आएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हमने पहले लेक्चर के स्टार्ट में भी डिस्कस कर लिया है कि सेंटेंस के मतलब को पूरा करता है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा-सा एक यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपने तो कहा था कि हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर आप बी कह रही हैं और बी का क्या मतलब होता है? बी का मतलब वही होता है, इज़, आर, वाज़, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करना सीखना चाहिए कि हेल्प वर्ब्स क्या होते हैं और लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, ये आपके मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं और ये टेंस फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। इससे आपको पता चलता है, जैसे देखिए मैं अगर कह दूं कि आई एम राइटिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं कह दूं आई वाज राइटिंग, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे ये चीज शो हो रही है कि ये टेंस फॉर्मेशन में काम आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स आपके। लेकिन लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? यहाँ पे कोई टेंस फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। लिंकिंग वर्ब किसी भी टेंस फॉर्मेशन को शो नहीं करते, बल्कि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिंक करते हैं पूरे बाकी सेंटेंस के साथ। तो यहाँ पे अब आपको ये चीज़ आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और लिंकिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा और ये टेंस फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। लेकिन लिंकिंग वर्ब ना तो कोई टेंस फॉर्मेशन करता है, ये सिर्फ लिंकिंग करता है, सब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस के साथ लिंक करता है। एग्जाम्पल देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। माई हॉबी इज पेंटिंग, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मेरी हॉबी है, मेरा मशगला है पेंटिंग करना। किसी एक्टिविटी का नाम बताया जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि आई एम पेंटिंग या शी इज पेंटिंग या ही वॉज पेंटिंग। तो यहाँ पे इज किसको लिंक कर रहा है? माय हॉबी को लिंक कर रहा है पेंटिंग के साथ। तो ये आपकी माय हॉबी है जो पेंटिंग के साथ लिंक हो रही है और इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगला देखें, हर जॉब इज टीचिंग, उसकी जॉब टीचिंग है। अब हम हर जॉब को किस चीज से लिंक करें? टीचिंग से लिंक करें और लिंकिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? वो इज है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हेल्पिंग वर्ब का क्या डिफरेंस है और लिंकिंग वर्ब का क्या डिफरेंस है। हेल्पिंग वर्ब टेंस फॉर्मेशन करेगा, इस चीज को अपने पास लिख लें, यहाँ पे ये लिखी हुई नहीं है, स्लाइड पे शो नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब जो है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेंस फॉर्मेशन एंड लिंकिंग वर्ब, इट ओनली लिंक्स द सब्जेक्ट टू द सेंटेंस। इसी तरह देखें, जेरेंड की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है वो कंपाउंड नाउन्स के साथ है। कंपाउंड नाउन्स हमने नाउन्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। नाउन्स वाला लेक्चर आप खोल के देखिए, वहां पे आपको बड़ी डिटेल में टॉपिक मिल जाएगा। जैसे दो नाउन्स होते हैं, दो डिफरेंट नाउन्स होते हैं, लेकिन वो कंबाइन करके एक नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं, तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे आप देख लें, जैसे हम सनफ्लावर कहते हैं, हम कुकिंग ऑयल कहते हैं, जैसे हम फ्राइंग पैन कहते हैं। तो सनफ्लावर भी, सन भी एक नाउन है, फ्लावर भी एक नाउन है, लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं तो सनफ्लावर बन जाता है और इसे हम एक कंपाउंड नाउन कहते हैं। सनफ्लावर इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, या सनफ्लावर इज इन येलो कलर। तो हम सनफ्लावर को, पूरे कंपाउंड को, कंपाउंड नाउन को हम एक सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं। इसी तरह देखें, जेरेंड की जो हम बात कर रहे हैं कि जेरेंड कंपाउंड नाउन में आता है,
जैसे स्विमिंग पूल, ठीक है। कौन सा पूल है? स्विमिंग पूल है। यहाँ पे स्विमिंग जो है ये आपका जेरेंड है, ठीक है। आईएनजी पे एंड हो रहा है और फंक्शन कर रहा है नाउन पे। देखिए, नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा है। अब कौन सा वाला पूल है, कौन सा पता चलेगा आपको पूल है? तो वो स्विमिंग पूल है। यहाँ पे स्विमिंग किसी एक्टिविटी को शो नहीं कर, किसी एक्शन को शो नहीं कर रहा, बल्कि एक एक्टिविटी को शो कर रहा है कि कौन सा पूल है, उस पूल में कौन सी एक्टिविटी होती है, तो वो क्लियर हो जाएगा, वो स्विमिंग पूल है। इसी तरह हम कहते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आईएनजी पे एंड कर रहा है कुकिंग, और यहाँ पे कुकिंग ऑयल, कोई यहाँ पे कुकिंग का एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि ये ऑयल जो है इट इज यूज फॉर कुकिंग। तो यहाँ पे कुकिंग अगेन क्या है आपका? वो जेरेंड है। इसी तरह वॉकिंग स्टिक, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि स्टिक इज वॉकिंग, स्टिक वॉक कर रही है, बल्कि वॉकिंग स्टिक, वॉक जो है ये आईएनजी पे एंड हुआ है और जेरेंड है, नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा है। कौन सी वाली स्टिक है, किस काम आती है, क्या पर्पज है उसका? तो वो वॉकिंग के काम आती है। यहाँ पे स्टिक वॉक नहीं कर रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि एक्टिविटी को शो कर रहा है कि स्टिक से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है, वो वॉकिंग है, यानी कि स्टिक के साथ आप वॉकिंग कर सकते हैं। इस तरह ढेरों कंपाउंड नाउन्स हैं आपके पास, जैसे डांसिंग क्लास हो सकता है, जैसे रीडिंग लैम्प। आप इन एग्जाम्पल्स को लिखते जाएं। फिशिंग रॉड, राइटिंग डेस्क, इस तरह के बहुत से, और रनिंग शूज। तो ये सारे जो हैं आपके कंपाउंड नाउन्स हैं, और कंपाउंड नाउन्स में जहां भी आईएनजी आएगा वो आपका जेरेंड होगा। एक और इसको जेरेंड को फाइंड करने की एक इजी से थोड़ी ट्रिक आप कर लें। आप अपने माइंड में रखें इसे, कीप इन योर माइंड, कि अगर आप पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लें, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू उर्दू, एंड इफ द सेंटेंस एंड्स विद रहा है, रही है, तो मतलब कि वो आपका फाइनाइट वर्ब है। कि जैसे मैं लिख रही हूँ, वो लिख रहा है, आई एम राइटिंग, ही इज राइटिंग, दे आर राइटिंग, दे वर राइटिंग। जहां पे भी रहा है, रही है वाली बात आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो आपका फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। आईएनजी पे एंड हुआ है तो आपका फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर वो रहा है, रही है पे एंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? कि वो आपका जेरेंड है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ, आप अपने पास लिखते जाएं एग्जांपल्स को, यहाँ पे हर चीज करना पॉसिबल नहीं है। ही इज रनिंग, यहाँ पे रनिंग क्या शो कर रहा है? कि कोई एक्शन है, वो रनिंग कर रहा है, वो भाग रहा है। तो अब देखिए सेंटेंस हमारा किस पे एंड हुआ है? भाग रहा है। रहा है तो फिर रनिंग क्या है? रनिंग आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। और अगर हम ये कह दें कि रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो रनिंग फिर यहाँ पे जेरेंड के तौर पे काम करेगा। आर यू डबल एन आई एन जी, आई एन जी पे एंड करेगा, जेरेंड के तौर पे काम करेगा, फंक्शन करेगा नाउन के तौर पे, और एक्टिविटी को शो करेगा, किसी एक्शन को शो नहीं करेगा। जैसे कि पीछे ही इज रनिंग, तो वहां पे रनिंग ने एक्शन को शो किया था। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आज हमने जेरेंड को अच्छी तरह क्लियर कर लिया है। इसके हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं तीनों को एक साथ कवर करवा दूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वाले लेक्चर में हम जेरेंड्स को कवर करें, उसके बाद हम इन्फिनिटिव्स को कवर करेंगे, और उसके बाद हम पार्टिसिपल्स को कवर करेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों को समझ लो। जेरेंड क्लियर हो चुका होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। 0322721654 व्हाट्सएप नंबर है। आपने इस वीडियो से क्या नई चीज़ सीखी है, वो भी मुझे बताया करें। ये चीज़ें मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है, मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। इसी तरह कोई भी और ऐसा टॉपिक है, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर रहे हैं। अगर कोई भी और ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपकी वीकनेस है, जो आप सीखना चाहते हैं, जिसके बारे में आप कोई भी नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है जिसके बारे में, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में उन सब टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। ये सब जो लेक्चर्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसमें कोई भी ₹1 भी खर्च नहीं होना है। तो वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि घर बैठे बगैर किसी टीचर के, बगैर किसी बुक के आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो सेंटेंस तो पेपर में कहीं से भी आ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में कहीं से भी आ सकता है, कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं बताया जाएगा कि कहाँ से, किस बुक से लिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए।
अगली तमाम वीडियोस जो आएँगी उसमें हम अगले वाले को कवर करेंगे, जिसमें इन्फिनिटिव को हम अगले वाले में कवर करेंगे, अगले वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर से आपने जो भी सीखा है मुझे ज़रूर बताएँ। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अमंग योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।